हेलो एवरीवन। बच्चू सिंह आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मुख्य परीक्षा से रिलेटेड चीज़ें आपको बताएंगे। उसमें सबसे पहले हम आपको आंसर राइटिंग कैसे करते हैं ये समझाएंगे। इससे पहले चूँकि हम जान लें मुख्य परीक्षा में टोटल कितने अंकों का पेपर होता है, उसके अलावा जो टोटल परीक्षा संपूर्ण परीक्षा उसमें कितने अंकों का पेपर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मुख्य परीक्षा है उस मुख्य परीक्षा में कितने 1750 अंकों का विभाजन है, यानी 1750 अंक का पेपर होता है। जबकि संपूर्ण परीक्षा यानी लास्ट फाइनल कितने 225 अंकों का टोटल 2025 अंकों का पूरा पेपर होता है। यानी अगर मेरिट फाइनल बनेगी तो वो 2025 में से बनेगी। ठीक है। अब चूँकि हम देखते हैं मुख्य परीक्षा तो ये 1750 होते हैं, तो यहाँ सामान्य यानी जीएस का रोल कितना है 57.15%, यानी 1000 नंबर के यानी 250 नंबर के 4 पेपर होते हैं। दूसरा वैकल्पिक विषय ये भी 250 नंबर के 2 पेपर होते हैं, तो ये 500 हो गए। ये 4 पेपर होते हैं, तो ये हो गया। निबंध का 250 का होता है, 14.28%। ओके, समझ आ गया। अब लेते हैं 2025। अब 2025 का जो परसेंट है इसका 25 सामान्य अध्ययन कितना है, वो 1000 अंक है। जबकि इधर भी 1000 अंक है, लेकिन ये किसका है 1750 का, इसलिए 57.15 है। ये 2025 का 49%, 1000। ठीक है। फिर इधर वही वैकल्पिक है, इसमें केवल आपको ये देखना है निबंध इधर वही 250 नंबर का है, 2025 का 12% हो जाएगा। इधर ये देखना है साक्षात्कार, हम पहले बता चुके हैं। जो इंटरव्यू होता है वो 275 नंबर का होता है। अब चूँकि 1750 प्लस ये 275 आप जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 2025। ओके, तो इस तरीके से ये समझ में आ गया। अब देखते हैं हम आंसर राइटिंग किस प्रकार करते हैं। मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के उपस्थित शब्दों कीवर्ड की व्याख्या, जैसे एसएस लिखा हुआ आ जाता है तो उसका अर्थ रहता है मूल्यांकन या आकलन करना। अगर हिंदी में समझ नहीं आ रहा है कोई चीज़ को, यानी मूल्यांकन आकलन, तो आप ऐसे समझ सकते हो। प्रश्न में अभिलक्षणीय विशेषताओं के सबल और दुर्बल मीन कौन कौन से उसके पक्ष में अच्छाइयाँ या कमजोर पक्ष और कौन सा उसका मजबूत पक्ष, ये लिखना है, उसका विश्लेषण करना है। सेकंड है एनालिसिस करना। अगर कहीं लिखा आ जाता है कि एनालिसिस करना है तो इसका मतलब किसी जटिल समस्या के विभिन्न मुद्दों को अलग अलग करना है और उसके जो अंतर संबंध हैं उनकी व्याख्या करना है। इसी प्रकार से अकाउंट फॉर है, अकाउंट ऑफ है, ब्रिंग आउट, कमेंट है, डिफाइन है, डिस्क्राइब, डिटरमाइन, आप ये देख सकते हो किस तरीके से करना है। कमेंट पूछा है, टिप्पणी करना, ये आप जानते हो। इसके बाद डिटरमाइन है, डिस्कस करना है, डिस्टिंग्विश करना है, एवेल्यूएशन, क्रिटिकल एवेल्यूएशन, रिव्यू, मूल्यांकन करना रहता है। तो इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लेन है। बाकी चीज़ें आती हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं आती हैं तो आप इसके बारे में थोड़ा सा देख करके और इसको थोड़ा पढ़ करके इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करके आप खुद ही इन चीज़ों को पार पा जाओगे। जब मेंस तक पहुँच गए तो ये चीज़ें ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, इनको अच्छे तरीके से थोड़ा देखना है। ठीक है। फिर ऐसे इल्यूएट मेंशन है, आउटलाइन, पॉइंट आउट, रीजन है, इसका सब जानते हैं। ठीक है। फिर भी हमने बता दिया है ताकि किसी को परेशान है। अब देखते हैं मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें। सबसे पहले ये बात समझ लेना ज़रूरी है आपको कि मेहनत और सफलता ही आपको इस चीज़ में अनिवार्य रही, कंपलसरी है। दूसरा है, ज़रूर नहीं कि अधिक मेहनत करने वाला विद्यार्थी सफल हो, कम मेहनत करने वाले विद्यार्थी भी सफल होते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी अलग रहती है। तो आपको स्ट्रेटेजी यहाँ लेके चलनी है, इनको आप पढ़ सकते हो। समय अभाव को रहते हुए, बाकी पढ़ तो मैं भी सकता हूँ लेकिन समय अभाव को देखते हुए मैं यहाँ पे चीज़ों को नहीं पढ़ रहा हूँ। फिर भी आपको देखो मैं पढ़ देता हूँ, जल्दी जल्दी है। हमेशा ध्यान रखें कि उत्तर पुस्तिका की जांच करने वाले परीक्षक को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं होती कि उत्तर पुस्तिका किस उम्मीदवार की उसे कितनी गंभीरता से पढ़ाई की है या उसकी परिस्थितियाँ कैसी हैं इत्यादि। उसके पास अभ्यर्थी के मूल्यांकन का एक ही आधार होता है, वह अभ्यर्थी ने अपनी उत्तर पुस्तिका पर किस प्रकार के उत्तर लिखे। अगर आपके उत्तर प्रभावी होंगे तो परीक्षक अच्छे अंक देंगे, अगर उनमें दम नहीं है तो फिर वो अपने हिसाब से नंबर देगा, परीक्षक है जो एग्जामिनर है। तो इसमें देखो आप पैराग्राफ बना सकते हो, रेखा चित्र बस से लिखे ये, या फिर उनके बिना भी लिख सकते हो, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग साफ़ सुथरी आनी होनी चाहिए ताकि वो एग्जामिनर को समझ में आ जाए। बस कुल मिला के इतना होना चाहिए। बाकी आप किस पेन से लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है, उसके समझ में आना चाहिए। उत्तर लेखन के विभिन्न चरण, यहाँ से पहले अपन शुरुआत करते हैं। देखो प्रश्न को समझना है पहले, फिर विखंडित करना, अलग अलग देखना है। दूसरा, उत्तर की रूपरेखा तैयार करनी है। पहले प्रश्न को समझ गया, उसको डिवाइड कर लिया। दूसरा, उत्तर की रूपरेखा तैयार करनी है। तीसरा है अपन को उत्तर लिखना है। चौथा है उत्तर के प्रस्तुतिकरण को आकर्षक बनाना है।
इन सभी पक्षों पर हम विचार करेंगे, है ना। तो सबसे पहले प्रश्नों को समझना है, किस तरीके से समझते हैं ये देखना है ना। प्रश्नों को समझना, विखंडित करना है, सबसे पहला चरण यह है। दूसरा देखो यह है, प्रश्न को समझने का अर्थ है कि प्रश्नकर्ता हमसे क्या पूछना चाहता है। कई बार प्रश्न की भाषा ऐसी होती है कि हम संदेह में रहते हैं क्या लिखें और क्या छोड़ें। इस समस्या का को कोई समाधान के लिए हमें प्रश्न को समझने की क्षमता का विकास करना जरूरी है, ठीक है। इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हो, इसलिए मैं धीरे धीरे कर लिया चल रहा हूँ इसमें। तो इसमें हम एक जो चीज़ आपको बता रहे हैं, सबसे पहले यह करना है कि आपको प्रश्नों के पर प्रकाश डालना है कि किस तरह के प्रश्न पूछा गया है। दूसरे नंबर पर उसकी व्याख्या करना है ना। जो सॉरी जो उत्तर लिखना है हमें, उत्तर में पहले उस प्रश्न पर हमें प्रकाश डालना है कि क्या पूछा गया है, किस तरह का उसको मेन हेड वो डालना, मेन चीज़ लिखनी है वो है। फिर उसकी व्याख्या करनी है। तीसरा उसका मूल्यांकन करना है। चौथा आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, ठीक है। पांचवा उसका परीक्षण करना है। छठा निरीक्षण है। सातवां विश्लेषण है। आठवां विवेचन है। नौवां मीमांसा है। दसवां समीक्षा है। 11वां आलोचना है। 12वां समालोचना है। 13 वर्णन अथवा विवरण है। 14 परीक्षा। 15 स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए इत्यादि। मतलब इस तरीके से चीज़ें। तो इस तरीके से देखो, अब जैसे है वर्णन, अगर हम विभिन्न शब्दों को कुछ वर्गों में बांट कर देख सकते हैं इस तरीके से कि व्याख्या, वर्णन, विवरण स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, प्रकाश डालिए, ऐसा है। तो इसको अपन प्रश्न पूछे गए विषय को सरल भाषा में समझकर कहने की अपेक्षा ज़्यादा होती है। इसको अपन सीधे सीधे उत्तर आपको प्रकाश डालना है, मतलब सीधे सीधे आपको उत्तर लिखना है। इसमें तोड़ मरोड़ करके कुछ भी अपन को नहीं लिखना है। दूसरा जैसे आलोचना करनी है, समालोचना है, समीक्षा है, परीक्षा कीजिए, इस तरीके जो है इसमें अच्छाई और बुराइयों से संबंधित चीज़ों को, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें आपको लिखनी होती हैं, ठीक है। इसके बाद आपको देखो मूल्यांकन करना है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। इसका कथनीय वस्तु को मूल्य का अंकांकन या निर्धारण करना है। इसमें जो चीज़ें दी हुई है उनको आप पढ़ सकते हो आराम से, धीरे धीरे मैं दिखाता चल रहा हूँ इसको। हाँ, समय अभाव कम है, इसलिए हम कम समय में इनको जल्दी जल्दी विवेचना, जैसे मीमांसा करता था किसी व्यवस्था को, किसी जो सब्जेक्ट है उसको व्यवस्थित या टोटली प्रस्तुत करना। ऐसे प्रश्न पर लिखना कठिन नहीं होता है। विवेचना कीजिए, ठीक है। विश्लेषण करना है तो इसका मतलब है कि यहाँ बिखरी हुई चीज़ों को जोड़कर एक करना होता है हमें, ओके। इसी प्रकार से आगे आप देख सकते हो, अभ्यर्थी के समक्ष उनकी व्याख्या अर्थों से जुड़ी कठिनाइयाँ प्रकट होने लगती हैं। तो अभ्यर्थी उन जैसे यदि प्रश्न है कि 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे से विवादास्पद समयों में से एक के रूप में देखा जाता है, तो मूल्यांकन कीजिए। इसमें सबसे विवादास्पद समयों में से एक वाक्यांश पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें निहित है कि आपातकाल स्वतंत्र भारत के इतिहास का अकेला विवादास्पद समय नहीं रहा है, बल्कि कई विवादास्पद समयों में से एक है। इसके साथ साथ इसमें यह भी निहित है कि इस प्रश्न में अभ्यर्थी को हर विवादास्पद समय पर टिप्पणी नहीं करनी, बल्कि उन गिने चुने विवादास्पद समयों पर चर्चा करनी जिनकी तुलना में शेष विवादास्पद समय कम तीव्रता वाले रहे हैं। सार यह है कि इस प्रश्न में अभ्यर्थी को दिए गए कथन का विखंडन के उप प्रश्नों के में करना होगा। जैसे 1975 का आपातकाल अत्यंत विवादास्पद काल क्यों माना जाता है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक विवादास्पद काल कौन कौन से माने जाते हैं, सर्वाधिक विवादास्पद कालों की तुलना में 1975 के आपातकाल की क्या स्थिति रही है। इस प्रकार आप उत्तर की रूपरेखा तैयार करना। दूसरा है ये, देखो इसको आप पढ़ सकते हो कि किस तरीके से उत्तर की रूपरेखा तैयार की जानी है हमें, ठीक है। रूपरेखा बनाने के लिए देखो हमें उदाहरण के रूप में अगर देखना है तो देखो सबसे पहले उसकी भूमिका देखनी है, फिर ध्रुव संभावना क्या क्या हो सकती हैं, तीसरा कुशल नेतृत्व, और चौथा निष्कर्ष। जस पटेल की भूमिका को बुस्मार्क और गेरीवाल्डी आदि की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध करना है, तो ये निष्कर्ष निकालना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे इस प्रक्रिया से आप अभ्यस्त हो सकते हो। देखो बाकी यहाँ समय अभाव को देखते हुए हम थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे। फिर उत्तर लिखना है। 7-8 प्रश्नों को उत्तर आप संक्षिप्त रूपरेखाओं के आधार पर लिख सकते हैं, फिर सीधा उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर लिखना देखो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि दूसरा मतलब प्रभाव आपका सही होना चाहिए, शब्द सीमा का पालन होना चाहिए। देखो शब्द सीमा का पालन, ठीक है। इसमें आप पढ़ सकते हो, इसको थोड़ा सा रोक करके वीडियो को। अगला है इसमें बहुत ज़्यादा शब्द में लिखे जाना चाहिए, इस को पढ़ सकते हो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए किस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद बिंदुओं को लिखें या पैराग्राफ में, ये भी अधिकांश उम्मीदवारों की एक सामान्य जिज्ञासा है। लेकिन उत्तर लेखन के अंतर्गत बिंदुओं को प्रयोग करना चाहिए या नहीं, वस्तुतः इस प्रश्न को उत्तर हाँ या नहीं में देना कोई संभव नहीं है। ये डिपेंड करता है कि प्रश्न कैसा पूछा गया है। आप कैसे भी लिख सकते हो, पैराग्राफ में लिख सकते हो या फिर पॉइंट में लिख सकते हो। पहले कुछ पॉइंट में लिख दो फिर पैराग्राफ में लिख दो, ऐसा कुछ वो नहीं है। रेखा चित्रों का प्रयोग करें या नहीं, अब कई के मन में रहता है। हाँ आप कर सकते हो बिल्कुल, रेखा चित्र, डायग्राम है, वेन डायग्राम है, तालिका, फ्लो चार्ट आदि का प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेखा चित्रों का प्रयोग जैसे इसमें दिखा गया अपराध,
और पाप को। तो अपराध और पाप जैसे कितने हो रहे हैं, अपराध है कितने, पाप है, अपराध और पाप कुल मिलाकर कितने, इस तरीके से आप कर सकते हो। अगला है कैसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, तो आप एकदम सरल सहज, जो बिल्कुल सीधे शब्दों में आपको एग्जामिनर को समझ में आ जाए। तो आपको विभिन्न जो कठिन शब्द हैं उनसे बचना चाहिए। अंग्रेजों की जो शब्दावली का प्रयोग करने में समस्याएं कम हैं, इसलिए जितना हो तो वो सिंपल भाषा में लिखो। अंग्रेजी में कोई समझ में आ रहा है तो उसको इंग्लिश में लिखो, नहीं कि हिंदी में, ठीक है। भूमिका आदि लिखें, यानी तो इसमें आपको भूमिका आदि लिखने के निष्कर्ष की आवश्यकता को लेकर भी संदेह बना रहता है, तो इसमें भूमिका आदि लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के तुलनात्मक योगदान पर चर्चा करें, तो उसकी संक्षिप्त व्याख्या भूमि का निष्कर्ष इस प्रकार से हो सकता है। जैसे भूमिका है तो मुख्यधारा का नेतृत्व तो महात्मा गांधी कर रहे थे, उसी समय अम्बेडकर सदियों से वंचित दलित और आदिवासी समुदाय को मुख्यधारा में जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। निष्कर्ष निकल जाएगा महात्मा गांधी बड़ी भूमिका भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने में थी, तो डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका रूढ़ी और शोषण से आज़ाद कराने में थी, ठीक है। इसी प्रकार से उत्तर के जो प्रस्तुतिकरण की वो शैली है उसको रेखांकित करना ना भूलें। वो उसको काले और नीले दो रंगों के पेन का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी हैंड राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए। पंक्तियों के मध्य में खाली स्थान इस तरीके छोड़ें। उत्तर पुस्तिका का आकर्षक नज़र आना जरूरी है, ओके, ताकि परीक्षक को लगे हाँ अच्छा लिखा है। तो यही, और लास्ट में परीक्षा में समय प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआती उत्तर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो अंत तक उसका लाभ या नुकसान होता है, देखो। इसलिए परीक्षा में शुरू में आपको 1 घंटे तक अच्छी स्पीड रखनी चाहिए, उसके बाद में धीरे धीरे उसको घटाना नहीं चाहिए। मतलब थोड़ा अगर लगे तो थोड़ा सा सुस्ता लो, थोड़ा कम कर लो बीच में, बाकी शुरू में अगर जो रफ्तार बन गई तो उसी हिसाब से आप लगातार उसको ले चलो। बाकी आप यहाँ देख सकते हो समय भाव का हम आपको पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए आप, ये लंबा पैराग्राफ भी है इसलिए आप इसको देख सकते हो। इसके बाद में साक्षात्कार की बारी आती है, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।